जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। भाई यूपी पुलिस के आज विगत वर्षों के आए मैथ के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आज मैं लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें देखने से पता चलती है कि पिछले वर्षों के अगर हम प्रश्न पत्र उठा के देखें तो उसमें पता लगता है कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं आगे, और पिछले साल किस प्रकार के प्रश्न आए थे उन्हीं को देखते हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं को देखते हैं। आज पिछले जितने भी सालों के हमारे क्वेश्चंस आए हैं डेली के डेली उन्हें भी लगवाने वाला हूं मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, और 2D और 3D इसकी भी वीडियो आज आपको शाम तक उपलब्ध हो जाएगी। क्षेत्रफल में आज हम त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हुआ हमारा, समकोण त्रिभुज हुआ, विषमबाहु त्रिभुज हुआ। ठीक है, तो इन सभी के क्षेत्रफल और इनके परिमाप वगैरह और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हमारे होंगे उन्हें आज हम सारे के सारे क्वेश्चनों को शाम की वीडियो में लर्न करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में सुबह अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपी पुलिस की परीक्षा में मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं बताने वाला हूं और ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। इन्हीं क्वेश्चनों को देखते हुए आपको आगे के क्वेश्चनों का पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, इंपोर्टेंट चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं, फॉर्मूलाज भी सारे के सारे। ठीक है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा किस प्रकार की क्लास आपकी होने वाली है जब आप एक दो क्वेश्चनों को पढ़ लोगे। ठीक है भाई, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी साथी अगर हमारा नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि अंत तक बने रहोगे तभी क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है लास्ट में तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है, 2013 से लेकर 2000 जो हमारी 19 तक की वैकेंसी है वहां तक सारे के सारे जितने मैथ के क्वेश्चंस आए हुए हैं वे सारे के सारे मैं कवर करने वाला हूं और डेली के डेली आपको क्लासेस यहां से मिलती रहेगी। ठीक है, और 15 फरवरी से आपका ALP का बैच भी चलने वाला है मैथ का, तो उस पर भी आप लोग फोकस करके आपको रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, किसी वर्त के व्यास को, वर्त की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? वर्त की। ठीक है, किसी वर्त के व्यास को, ठीक है, सबसे पहले तो आपको वर्त के बारे में समझना चाहिए। ये हमारा वर्त, ठीक है, एक जो केंद्र होता है, ठीक है, जिस केंद्र को मान के ये वर्त खींचा गया है उस केंद्र से और वर्त की परिधि तक की दूरी को हम R कहते हैं। क्या कहते हैं? R। और यही रेखा अगर परिधि से होती हुई और इसके केंद्र से होती हुई अगली जो उसके सामने वाली परिधि है उसी वर्त की उस पे टच हो जाती है, यानी कि पूरी की पूरी एक रेखा कंप्लीट हो जाती है पूरे वर्त की और केंद्र पर होके जाती है, तो R इधर की त्रिज्या, R इधर की, क्योंकि वर्त की कोई सी भी त्रिज्या ले लो आप लोग उसी सेंटर के अंदर वो हमेशा R ही होती है, चाहे इधर की ले लो चाहे इधर की ले लो। इस सेंटर से लेकर आप लोग कहीं पर भी रेखा खींच दो तो ये R ही होगी। ठीक है, तो भाई ये R और R ये, यानी कि जब हम कोई रेखा वर्त में कंप्लीट कर देते हैं और उसके केंद्र से होके तो उसको हम बोलते हैं व्यास, यानी कि 2R बराबर क्या होगा? व्यास। इसको हम D से प्रेजेंट भी कर देते हैं। अगर व्यास दिया है और त्रिज्या की वो बात कर रहा है तो त्रिज्या हमेशा आधी होती है, आप लोग देख पा रहे हो। अगर व्यास इसका 2R है तो त्रिज्या आधी होगी, तो हम 2 से डिवाइड करा के यहां से त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, व्यास कितना है? 2R, और हमें निकालनी है त्रिज्या, 2 से हम कर देते हैं डिवाइड, तो त्रिज्या कितनी आई निकल के? R। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जो त्रिज्या होगी वो व्यास की हमेशा आधी होगी। अगर व्यास आपका 10 है तो त्रिज्या आपकी 5 होगी। ठीक है, तो त्रिज्या आपकी क्या होगी? 5 होगी। ठीक है भाई, चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किसी वर्त के व्यास को दुगना किया गया। देखो, किसी वर्त के व्यास को दुगना किया गया, यानी कि पहले उसका व्यास कुछ था और उसको फिर दुगना किया गया। आप लोग मान सकते हो कुछ भी। ठीक है, देखिए मान लो कि पहले उसका जो व्यास था D1 ले लेता हूं, ये 2 था, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। ठीक है, 2, और इसको दुगना किया गया व्यास को,
यानी कि D2 अब है, इसको दुगना किए जाने पर ये 4 हो गया, इसको दुगना किया जाता है, दुगने की वो बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल होता है हमारा ये पूरे वर्ग का जो ये क्षेत्र होता है, इसी को ही हम क्षेत्रफल कहते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, अक्षेत्रफल। समझ आ रही है। और अक्षेत्रफल होता है वर्ग का पाई आर स्क्वायर। और परिधि, परिधि अगर हम एक पॉइंट से चलते हैं बाहरी क्षेत्र पर इसके और वापसी चारों तरफ घूम के इसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो इसको बोलते हैं परिधि, वर्ग का बाहरी हिस्सा। इसको क्या बोलते हैं, परिधि, वर्ग का बाहरी हिस्सा। और जो क्षेत्रफल होगा वो होगा अंदर का हिस्सा, यानी कि पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब D1 ये क्या है कि व्यास दुगना कर दिया गया। ठीक है, अगर पहले इस वर्त की बात करूं भाई, उसने एक वर्त तो दिया था ये, ठीक है, एक वर्त तो दिया था उसने ये, और एक वर्त है ये, दो वर्तों की वो बात कर रहा है क्योंकि पहले से व्यास दुगना है। ठीक है, तो दो वर्त की वो बात कर रहा है। तो अब त्रिज्या ले लो, यहाँ पे R1 की जो बात करूं, त्रिज्या हमेशा आधी होगी, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो R आ जाएगी। R1 कितनी मिली मुझे 1, यहां से R2 ये भी व्यास की आधी हो जाएगी, यहां से कितनी मिली 2। ठीक है, मिलेगी 2। क्लियर। अब कह रहे हो कि क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। पहले देखो क्षेत्रफल कितना था, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर का, पाई आर स्क्वायर का, क्योंकि क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है कितनी 22/7। ठीक है, और आर स्क्वायर ये हमने क्या लिया है, एक एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, कोई दिक्कत। यानी कि हमें कितना मिला है, सिर्फ 22/7 मिला, या फिर इसको सीधा सीधा पाई भी आप लोग लिख सकते हो। इसका जो क्षेत्रफल आया है, इस वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल आया है, जिसमें हमने त्रिज्या 1 और D1 हमने 2 लिया था, इसका जो क्षेत्रफल आया वो पाई आया है। कितना आया है, पाई। इसको निकालते हैं यहां से। अब जो बढ़ेगा वो अब हमें पता चल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, वही पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, यहाँ पे कितना आया था पाई, यहाँ पे कितना आ रहा है पाई गुना 4, मतलब कि 4 की मल्टीप्लाई ज्यादा हो रही है, तो यानी कि कितना बढ़ जाएगा क्षेत्रफल, 4 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा। यही आप लोग इसका आंसर लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक चीज आप लोगों को ध्यान देनी है, सबसे पहले तो ये डिटेल आपको समझनी पड़ेगी वर्त के बारे में, उसकी परिधि क्या होती है, उसका व्यास क्या होता है, उसकी त्रिज्या क्या होती है, उसका क्षेत्रफल क्या होती है। ये चारों की चारों चीजें मैंने जो बताई है, ये चारों की चारों चीजें आप लोगों के माइंड में सेट हो जानी चाहिए, बैठ जानी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये आगे भी देखे जाएंगे और आपके एग्जाम में भी आने वाले क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस D1 की जगह आप लोग कुछ भी ले सकते हो, बस यहाँ पे आपको उसका दुगुना लेना पड़ेगा। ठीक है, इस D1 की जगह आप लोग 10 मान सकते हो, यहाँ पे 20 लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, यहाँ पे 10 मान लोगे तो त्रिज्या उसकी 5 हो जाएगी, और यहाँ पे जब इसको 10 मान लोगे, यहाँ पे 20 मान लोगे, इसकी त्रिज्या 10 हो जाएगी। जब आप लोग निकाल लोगे तो भी इस ये वाला जो है इससे 4 गुना ही आने वाला है। कोई सी भी वैल्यू आप लोग रख के देख सकते हो, कोई सी भी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। और ये प्रश्न पत्र विगत वर्षों के आप लोग देख पा रहे हो, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और ये जितने भी विगत वर्षों के प्रश्न में करा रहा हूं, इनको एक अलग से नोट्स बना लो। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पे, और हम इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पे हम जो शाम की क्लास है ना क्षेत्रफल की, वो पढ़ाएंगे, और वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, ये क्वेश्चन था हमारा वर्त के ऊपर, और वर्त के ऊपर हमने 4 चीज सीखी। त्रिज्या क्या हो, व्यास क्या हो, उसकी परिधि क्या हो। ठीक है, परिधि को हम परिमाप भी बोल देते हैं। ठीक है, उसकी परिधि क्या हो, वर्त की परिधि होगी, और त्रिभुज और आयत या वर्ग का क्या होगा, परिमाप होगा। ठीक है, और हमने क्षेत्रफल पढ़ा, 4 चीजें पढ़ी। अब बात करते हैं, क्वेश्चन है अगला आयत के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो आयत के बारे में भी आपको समझना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से देखना। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तथा इसका क्षेत्रफल 6750 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात बना। ठीक है, तो
अगर क्वेश्चन आपको कोई सा भी निकालना है तो उसके बारे में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में करना क्या है। आयत के बारे में कह रहा है या त्रिभुज के बारे में कह रहा है, किस चीज के बारे में वो कह रहा है, तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हमने वर्त पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आयत। आयत बोलते हैं आमने सामने की भुजाएं जिसकी बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। क्लियर है भाई? प्रत्येक कोण ये कितने का होगा? ये 90 डिग्री का होगा सभी कोण। ठीक है, मतलब ये है कि एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत होगी। क्लियर? इस रेखा की ये रेखा बिल्कुल लंबवत होगी, 90 डिग्री पे होगा। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब इसमें ये तो हो गया आयत की लंबाई। आमने सामने की भुजा, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा जब इसके बराबर, जब ये एल है तो ये भी एल है। क्वेश्चन को समझने पहले एक बार अगर डिटेल समझ ली ना तो भाई आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। ध्यान से देखना बस। चौड़ाई को हम बी ले लेते हैं, जब ये बी है तो ये भी कितनी होगी? बी। बोलो समझिए या नहीं है? ठीक है, मैं बात करता हूं। अभी वर्त मैंने आपको पढ़ाया, वर्त पढ़ाने में मैंने कहा कि एक पॉइंट से चला और बाहरी हिस्से पर चलता चलता उसी पॉइंट पर दोबारा पहुंचेगा तो वो उसका परिमाप होगा, वो उसकी परिधि होगी 2πr। ऐसे ही आयत में करेंगे। अगर एक पॉइंट से चला और चलते चलते चारों तरफ घूम के उसके बाहरी हिस्से पर उसी पॉइंट पर दोबारा पहुंचेगा तो ये उसका परिमाप होगा। तो फॉर्मूला एक भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ने की मेरे पढ़ाता हूं। देखो ध्यान से भाई, आयत के अगर मैं परिमाप की बात करूं, आयत के अगर मैं परिमाप की बात करूं भाई, तो परिमाप एक पॉइंट से चले, एल चले, फिर ये बी चले, फिर ये एल चले, फिर ये बी चले, बी भी 2 बार चली, एल एल 2 बार चली, तो 2b प्लस 2l, 2 ले लो बाहर तो b प्लस एल, या फिर l प्लस बी, एक ही बात है, 2 इंटू एल प्लस बी। कोई सा भी लिख सकते हो प्लस में। ठीक है, तो परिमाप क्या हुआ? 2 इंटू एल प्लस बी। बोलो समझिए नहीं है? यही तो फॉर्मूले है, तो याद करने की जरूरत तो ना पड़ी। अगर ये आयत आप लोग बना लोगे और ये एल आपको पता ही है, लंबाई एल लेते हैं और जो चौड़ाई है वो वृत्त यानी कि बी ले लेते हैं। ठीक है, और ये लेंथ का हम एल ले लेते हैं। तो अगर आप लोग एक पॉइंट से चलते हैं दूसरे पॉइंट पर वापसी, तो ये उसका परिमाप निकल के आएगा। बोलो समझिए, ये बात नहीं है? क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल ये होगा अंदर का। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी लंबाई और गुना इसकी चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर आप लोग दोनों की मल्टीप्लाई करा दोगे, लंबाई की और चौड़ाई की, तो इसका क्या निकल के आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत भाई नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। ठीक है, चलिए अब एक इसके विकर्ण की बात भी चलो मैं आपसे कर ही लेता हूं साथ ही साथ, जब आयत के बारे में बात चल रही है। देखिए विकर्ण, विकर्ण होता है ये, और एक इधर से भी हो। ठीक है, तो आप लोग ये ले लो चाहे वो ले लो, एक ही बात है। तो ये होगा विकर्ण, ये 90 डिग्री का कोण। अब मैं एक बात आपको छोटी सी पूछता हूं, आप सभी को पता होगी, ये हमारी ट्रायंगल है, इसमें मैं कह दूं कि 90 डिग्री है। जब हमें 90 डिग्री मिल गया तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। ठीक है, और बाकी जो दो भुजाएं, एक आधार होती है और एक लंब होती है। अगर थीटा हमारा यहाँ पे है तो लंब हमारी ये हो जाएगी और आधार हमारी ये हो जाएगी। यही तो होता है ना। अगर थीटा यहाँ पे हो जाएगा तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है तो लंब ये हो जाएगी। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि कर्ण के बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर लगने लगना है। पाइथागोरस पर में आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ जो विकर्ण है तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? भाई लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? ये एल है, ये बी है, एक भुजा ये एल है, ये बी है, तो दोनों के वर्गों का योग इस कर्ण की भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। आप लोग विकर्ण, हम विकर्ण ले रहे हैं, कर्ण की जगह सिर्फ इतना ही अंतर है। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले कर लो, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 5:6। देखो लंबाई 5:6 का अनुपात दिया, अलग अलग कर लो। लंबाई होगी 5x और चौड़ाई होगी 6x। बोलो समझिए नहीं है? ठीक है, आगे क्या है? उसका क्षेत्रफल 750। क्षेत्रफल कितना है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई करो 5x और गुना चौड़ाई करो 6x और 750 है। बोलो समझिए नहीं है? कोई दिक्कत? अब छोटी सी बात और देख लो, 5 अंक कितने होते हैं? 30। उस 30 से एक जीरो तो कैंसिल, भाई दोनों की मल्टीप्लाई 30 ही तो आएगी। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब 3 से ये पूरा कैंसिल भी कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर के बराबर 225 और स्क्वायर का उधर अंडर रूट हो जाएगा तो x की वैल्यू यानी कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आगे निकल के 15। बोलो समझिए नहीं है? ठीक है, जब ये 15 आगे निकल के x की वैल्यू, अब पूछ रहा है किसका अनुपात? लंबाई का और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात। आयत की लंबाई कितनी है? 5x, x की वैल्यू कितनी है? 15, 15 5 75। लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो लंबाई मुझे मिलेगी 75
देखो 15 पंजे 75 ये मिली। और क्षेत्रफल हो लंबाई गुणा चौड़ाई, मैंने आपको बताया था लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों की मल्टीप्लाई। लंबाई कितनी है 5x और चौड़ाई कितनी है 6x। अब देखो एक छोटा सा काम कर लो, देखो दोनों की मल्टीप्लाई तो होगी ना भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों की मल्टीप्लाई तो होगी ना, तो 5 अंक 30, 30 तो आ गई ये। अब x और x स्क्वायर और x की वैल्यू है 15, तो 15 का स्क्वायर 225। बोलो समझिए नहीं है, ये किसी भी तरीके से कर सकते थे आप लोग। एल बी अलग से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको ये पुट करनी है। एल बी अलग से निकालना चाहिए, अलग से निकाल लो एल बी, यानी कि हमें क्षेत्रफल निकालना है ना ये, तो क्षेत्रफल अलग से निकाल लो एल गुणा बी। तो एल कितनी है 5x और ये कितनी है 6x, 5 अंक 30 और x और x स्क्वायर, x की वैल्यू आई 15 और 15 का वर्ग कितना का 225, तो 30 गुणा 225 वही मैंने लिखा 30 गुणा 225 या 15 का स्क्वायर एक ही बात है। ठीक है, एक काम करो या 15 गुणा 15 कर लो और आसान हो जाएगा। 15 गुणा 15, ठीक है, 15 पंजे 75, क्लियर। और 5 दिया 15, इधर कुछ नहीं बचा, देखो इधर बचा खाली 1 अनुपात और 30 दिया 90। बोलो 1 अनुपात 90, आपको इसका आंसर भी दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का, 1 अनुपात 90, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा 2019 की, ये भी फर्स्ट शिफ्ट में आया क्वेश्चन है, ये भी फर्स्ट शिफ्ट में आया क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर आप लोग डी लगा सकते हो। मैं मानता हूं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपके समझ में आ चुका है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और आप लोग बाद में फिर नोट डाउन कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 पे बन, ठीक है, उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आयत के ऊपर ही है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, भाई देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा कोर्स कराऊंगा और प्रैक्टिस सेट भी साथ ही साथ लगवाऊंगा। ठीक है, तो वो सारा जो प्रैक्टिस सेट और हमारी क्लासेस चल रही है तो वो कंटिन्यू आपकी चल रही है और लगभग 2 से 3 दिन में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी लग जाएंगे और क्लासेस भी सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र तो मैंने चलाई दी है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं बचेगा अगर आप लोग सारी क्लासेस लेते हैं। जिसमें क्लासेस अभी तक नहीं ली है तो प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोग क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, 11 12 आज लगभग 13वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 13 नंबर प्रैक्टिस सेट है। चलो मैं लिख भी देता हूँ इसको, वैसे तो विगत वर्षों के प्रश्न पता है लेकिन प्रैक्टिस सेट के अंदर ही ले लो इसको भी। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जितने क्वेश्चन पढ़ाऊंगा सारे क्वेश्चनों की गारंटी है भाई, अगर आप ध्यान से समझते हो लास्ट तक वीडियो में बने रहते हो तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे ना आता होगा। देखिए, एक आयताकार भूखंड की लंबाई, एक आयताकार भूखंड की लंबाई, एक आयताकार की ही बात कर रहा है, मैंने आयत यहां पे बना ली है। 90 डिग्री का कोण होता है दो भुजाओं के कटिंग पे। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण आयताकार। ठीक है, ये इसकी लंबाई होगी तो सामने की भुजा भी लंबाई, ये उसकी चौड़ाई तो सामने की भुजा भी चौड़ाई। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। ध्यान देना भाई, उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। अगर इसे x ले लूं तो क्या ऐसा 3x मान सकता हूं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। समझ आई? लंबाई जो है इस चौड़ाई से ये 3 गुनी है, चाहे इसको 1 ले लो इसको 3 ले सकते हो। ठीक है, x में करोगे तो आसान पड़ जाएगा क्वेश्चन थोड़ा, देखो आगे। ठीक है, चलिए इसे हटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 गुनी है, भूखंड का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या हो, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे 3x और गुणा x बराबर कितना दिया है 768। कितना दिया है 768 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 3 से इसको कैंसिल करा दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 256 आगा। और x यानी कि x स्क्वायर, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह x स्क्वायर बराबर 256, तो x की वैल्यू कितनी आगे निकल के यहां से 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। क्लियर है? आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। भूखंड कौन सा है, आयताकार है, और परिमाप का कैसे फॉर्मूला निकलवाया था मैं पिछले क्वेश्चन में, क्या निकला था 2 × L + B। क्या निकला था 2 × L + B। तो मुझे L चाहिए और मुझे B चाहिए। ठीक है, तभी तो निकाल पाऊंगा 2 × L + B। L कितना है मेरे पास 3x, B कितना है x,
तो 3x और x दोनों को दोनों ऐड करने हैं। 3x और x कितने हो गए यहाँ 4x, और x की वैल्यू कितनी आई 16 आई। बोलो समझ या नहीं आई। 128 सेंटीमीटर इसका आंसर आपके सामने। ठीक है, 16 चौके 64 दूनी 128। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 128 मीटर, मीटर में दिया था ना, ठीक है, वर्ग मीटर दे रखा था, तो यहाँ पे आप लोग मीटर कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, मीटर लिख सकते हो। ठीक है भाई, ये ऑप्शन नंबर आपको सी मिल जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 63 का, तीसरे का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं भाई, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक समबाहु, समबाहु का मतलब समान बाहु समान भुजाओं वाली एक त्रिभुज आपको दे दी गई है, जिसकी समान भुजाएं हो उसको बोलेंगे हम समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। अगर ये 21 है तो फिर ये भी 21 है और ये भी 21 है। ठीक है, एक भुजा की लंबाई आप लोग ए मान सकते हो, ये 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे, उपरोक्त त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा। पाई की वैल्यू 22/7 का प्रयोग करना है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात आप लोगों को समझनी होगी क्या, ये मैंने एक बनाई ट्रायंगल, एक त्रिभुज मैंने ये बनाई है समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं समान है, जिसकी सभी भुजाएं समान है और वैल्यू भी दे दी गई है उसकी 21 है। कोई दिक्कत। एक तो होता है इस त्रिभुज के अंदर वर्त, अगर इसके अंदर वर्त खींचा जाता है, अगर इसके अंदर वर्त खींचा जाता है तो वो तीनों भुजाओं को टच करेगा, वो तीनों भुजाओं को टच करेगा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया है, लेकिन आपको समझनी है चीजें। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राफ नहीं देखना है, चीजों को समझना है। ठीक है, अगर त्रिभुज के अंदर वर्त बनता है तो इसको बोलते हैं हम अंतःवर्त। क्या बोलते हैं, अंतःवर्त। अगर त्रिभुज के अंदर वर्त बनता है इसको बोलते हैं अंतःवर्त। ये कैसे बनेगा, इसमें अंदर अगर कोई ट्रायंगल है तो उसका अगर कोई से भी दो एंगल का अर्धक करने के बाद जो रेखा खींची जाती है दो कोणों की, और जहां भी उनका मिड नहीं, जहां पर भी उनकी कटिंग होगी ना दोनों भुजाओं की, वहां से एक भुजा की दूरी लेकर इन तीनों भुजाओं को टच करता है, हम कोई वर्त अगर खींचते हैं तो उसको अंतःवर्त बोला जाता है। यहाँ पे बात हो रही है परिवर्त की। परिवर्त हमेशा त्रिभुज के तीनों कोणों को टच करेगा। ठीक है, तो परिवर्त की अगर मैं बात करूं तो परिवर्त हमारा ऐसे बनेगा, जो त्रिभुज के तीनों कोणों को टच करेगा। ठीक है भाई, मैं आपको पहले बोल चुका, आपको ग्राफ मत देखिए। ठीक है, ग्राफ तो ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको चीजें जो है वो समझ में आनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज है, इसका जो परिवर्त है वो परिवर्त कैसे खींचा जाएगा, अंतःवर्त में तो होता है कोणों का अर्धक। क्या होता है, कोणों का अर्धक। और जो परिवर्त होता है, परिवर्त में ये जो परिवर्त है ये कोणों को टच करेगा त्रिभुज के। परिवर्त में हमेशा भुजाओं का अर्धक होगा, दो भुजाएं जो होगी उनका अर्धक कर देंगे, और जो भी रेखाएं अर्धक करने पर जहां पर भी मिलेगी वहां से एक कोने तक की दूरी लेकर एक पूरा का पूरा वर्त खींच दिया जाएगा। कुल मिला के बात ये है, परिवर्त भुजाओं का अर्धक करना पड़ेगा, तब आप उसको खींच सकते हो। और जो अंतःवर्त है, अंतःवर्त में कोणों का अर्धक करना पड़ेगा। कोणों का अर्धक जहां पर भी दोनों कटिंग करेगी वहीं से भुजा तक की दूरी लेकर अंतःवर्त खींचा जा सकता है। अंतःवर्त कोणों का अर्धक करेंगे तब, और परिवर्त भुजाओं का अर्धक करेंगे तब। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब अलग से एक फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें पूछा क्या है उसने, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल, परिवर्त है तो वर्त ही, इसका क्षेत्रफल देखना है। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा वर्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन निकालने के लिए मुझे आर चाहिए। क्या चाहिए, आर। किसकी, इसकी परिवर्त की। परिवर्त की क्या चाहिए मुझे, आर चाहिए। कैसे निकाल पाओगे परिवर्त की आर यहां से, क्वेश्चन के अंदर से बताइए। परिवर्त की यहां से आर निकालनी है, क्योंकि मेरे पास त्रिभुज की ए है, ये ए है, बस ये ए दी हुई है, और ये 21 है मेरे पास, ये 21 है। कैसे निकाल पाओगे, यहां से मुझे त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या का मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी मुझे चाहिए। ठीक है, इसकी मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूं। ठीक है,
इसकी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से, देखिए यहां से इसको मैं हटा दे रहा हूं। देखिए अगर आपको कहीं पर भी समबाहु त्रिभुज के, दोनों की ट्रिक लिखवा रहा हूं, ध्यान दे रहा हूं। समबाहु त्रिभुज के अगर अंतःवर्त की त्रिज्या पूछे, अगर अंतःवर्त की त्रिज्या पूछे, समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या पूछे, दोनों पर ध्यान देना है। ये परिवर्त है और मुझे परिवर्त का ही उसने क्षेत्रफल पूछा है, तो मुझे परिवर्त की ही त्रिज्या चाहिए। कोई दिक्कत? पाई की वैल्यू उसने कहा कि 22/7 आपको रखनी है। आर चाहिए मुझे, किसकी? परिवर्त की। तो परिवर्त की आर होगी हमेशा a/√3। क्या होगी? a/√3। और अंतःवर्त की यही सेम लिख है, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, a/2√3, a/2√3। अंतःवर्त की बात करता तो फिर हम त्रिज्या जो निकालते हैं यहां से a/2√3 में मान रखते हैं, a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे ना। और परिवर्त कितना है? a/√3 है भाई। तो a/√3 देखो, परिवर्त की त्रिज्या जो है r बराबर a/√3 है। a की वैल्यू है मेरे पास कितनी? 21 और /√3, ये मुझे त्रिज्या मिल गई। यहाँ पे पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। r कितना है? 21/√3 आया। इसका वर्ग है, वो वर्ग का मतलब 21 गुना 21 करोगे, और √3 का अगर किसी भी संख्या के ऊपर अंडर रूट लगाया, उसका वर्ग करे तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, अंडर रूट हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम नीचे √3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत? देखो कटिंग करा दो, 7 से 21 कट जाएगा 3 बार, और फिर इस 3 से 3 कैंसिल, मेरे पास बचा 22 और बस 21। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, आपका 462। क्षेत्रफल की बात हो रही है तो हमेशा वर्ग में आंसर देंगे, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में दी थी भुजा, तो वर्ग सेंटीमीटर। क्या लगाएंगे? वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग पहले बोलता है, सेंटीमीटर बाद में, ध्यान देना, ठीक है। मीटर में होती भुजा तो वर्ग मीटर बोल जाता, ठीक है, वर्ग मीटर बोल जाता, ठीक है। समझ आ रही है? ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। मानता हूं आपकी समझ में पूरा का पूरा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये 4 तक के क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 1 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5, एक तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया। एक तार था, ध्यान से देखना सारी चीजें। एक ये तार था, इसको वर्ग के रूप में मोड़ा गया। मोड़ सकते हैं, मान ले कि तार को पहले मुझे, इसी तार को पहले मुझे ऐसे मोड़ दिया, फिर मैंने ऐसे इसको मोड़ दिया, फिर मैंने इसको मोड़ दिया, और फिर बाद में मुझे ये मिला दिया। बोलो समझिए नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस तार से ये कर सकते हैं सर, वर्ग एक बना सकते हैं एक तार से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जितनी लंबाई इसकी होगी उसी लंबाई से इसने ये बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जिसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना, ये अंदर का, ये 81 वर्ग सेंटीमीटर है, 81, और वर्ग ये है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? हमेशा इसकी भुजाएं बराबर होती है ना, ये भी ए, ये भी ए, ए भी, ये भी ए, ठीक है। तो चारों भुजाएं समान होती है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ठीक है। और क्षेत्रफल उसने दे दिया, क्षेत्रफल कितना दिया उसने? क्षेत्रफल दे दिया उसने इसका 81 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या, यानी कि स्क्वायर बराबर कितना दे दिया? 81। तो ए की वैल्यू यहां से क्या, उधर अंडर रूट लग जाएगा 81 पे, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, और ये भी 9। तो चीजें आपको समझनी पड़ेगी भाई, चीजें समझनी पड़ेगी आपको। तार हमने यहां से लिया था, यहां से यहां तक जाएंगे तो 9 चलेंगे, यहां से यहां तक जाएंगे 9 चलेंगे, यहां से यहां तक जाएंगे 9 चलेंगे, और यहां से यहां तक जाएंगे फिर 9 चलेंगे, तो 9 4 बार चली, 9 चौक 36। इसका मतलब ये है कि 36 सेंटीमीटर इस तार की लंबाई थी, और इसी से ही हमने ये वर्ग बनाया था। बोलो समझिए बात या नहीं है? क्लियर होनी जानी चाहिए यहां तक की बात, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन में वो कह रहा है कुछ। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देना। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए, ये तो काम हो लिया खत्म। अब इसी को ही, इस 36 सेंटीमीटर को ही अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए। ध्यान देना, अर्धवृत्त का मतलब आधा वर्त। ये हमने आधा वर्त बना दिया, यहां से यहां लग की इसकी त्रिज्या कहलाती है
अर्धवृत्त की ध्यान देना, ठीक है भाई। अब अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या पूछ ली। बोलो समझिए बात नहीं है, यहां तक की क्लियर है बात, ये त्रिज्या पूछ रखी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इसी 36 सेंटीमीटर से ही तो ये अर्धवृत्त बनाया गया है, इसी 36 से तो ये अर्धवृत्त बनाया गया है। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा, परिमाप क्या होता है, मैंने परिमाप आपको बताया कि तीनों भुजाओं का योग, आयत में मैंने वर्ग ले लो, वर्ग में भी चारों भुजाओं का योग परिमाप। अगर मैं आयत अभी आपसे समझाया मुझे, ये लंबाई, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई, यहां से चले एक पॉइंट से चारों तरफ घूम गए और फिर यहीं आ गए, तो ये क्या हुआ, उसका परिमाप हुआ। क्या हुआ, उसका परिमाप हुआ। तो अब देखो, अब मैं यहां से चला, यहां पहुंचगा, फिर यही तार मैंने गोल घुमा दिया, तो ये क्या हुआ, इसका परिमाप हुआ। भाई अंदर तो कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, ये जो तार था ये तोड़ मरोड़ के अर्धवृत्त बना दिया। एक तार इस तार में से मान ले यहां तक तो मैंने सीधी ले ली और फिर ये तार मैंने ऐसे घुमा दिया, तो ये अर्धवृत्त बना दिया इसी तार से। तो तार कितनी है लंबाई का, 36 का, और इसी 36 से मैंने ये अर्धवृत्त बना दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अर्धवृत्त में मैं यहां से चलूंगा और ऐसे गोल घूम लूंगा, तो यही तो इसका परिमाप है, और इसी परिमाप से ही तो ये बना हुआ है। सॉरी, 2πr तो पूरे वर्त का होता है, ठीक है। देखो अब यहां से चला मैं, यहां से चलने पर मैंने आर तो ये कवर करी, क्योंकि आर जब ये है तो ये भी तो आर ही है इधर की, तो आर ये चली, आर ये चली, इसका मतलब ये है ये 2r तो ये चली मैंने परिमाप के अंदर, फिर प्लस अब ये चला मैंने ऊपर का हिस्सा, ये कितना होगा भाई, पूरे वर्त का तो हो 2πr, तो ये आधा वर्त है तो ये हो जाएगा πr खाली, 2πr का आधा πr, 2πr का आधा 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो आधा आएगा, निकल गया, कितना आएगा πr। तो देखो 2r तो ये चला और πr ये चला, बाहरी हिस्सा यही तो परिमाप होगा। तो ये जो 36 है, क्या ये पूरा का पूरा जो परिमाप है जिससे तार बना है 36 के बराबर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? यही चीजें है जो समझनी आपको पड़ेगी निश्चित तौर से, और एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो आपकी समझ में ना आए, ठीक है। तो ये जो आपकी समझ में आ चुकी है चीज, तो 2r प्लस πr, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रहता है ना तो भाई कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। शाम की क्लास या फिर कल की क्लास अभी चलेगी 2-3 दिन, अक्षय त्रिमिति और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो बता सकते हो। यहां से हमें क्या चाहिए, उसने पूछा है कि इस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है, उसने r पूछा है, तो r की वैल्यू मुझे यहां से निकालनी है। r बाहर ले लो, कॉमन आ रहा है दोनों से, r ले लो बाहर, अंदर बचा 2 और प्लस पाई की वैल्यू उसने कहा 22/7 प्रयोग करो, 22/7 और बराबर कितना 36, लैसे ले होगे 7, 7 दूनी 14 और 22 36, 36/7 आगा पूरा, कितना आया पूरा 36/7। उस 36 से ये पूरा 36 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा 1 और नीचे 7 है, 7 एकम 7, यानी कि r की जो वैल्यू आएगी निकल के वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी निकल के। इसकी त्रिज्या कितनी होगी अर्धवृत्त की, 7 सेंटीमीटर। एक ही क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज कही गई थी, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेट में एक तार दिया गया था, उसी स्टेट के तार से एक वर्ग बनाया गया, फिर एक वर्ग में हमने क्वेश्चन सोल्व किया। वर्ग के क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद हमें परिमाप प्राप्त हुआ इसका 36, फिर 36 हमें इस तार पे लगाया, उस 36 से हमने एक अर्धवृत्त बनाया, तो उसी 36 के बराबर इस अर्धवृत्त का परिमाप होगा, और परिमाप हमने निकाला 2r और πr, और यहां हमने r को ले लिया कॉमन, पाई की वैल्यू है 22/7, ये 2 प्लस 22/7 हमने सोल्व कर दिया, तो r की वैल्यू कितनी है निकल के 7। क्लियर? इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन और है मजेदार, इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन और है मजेदार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भाई 2D और 3D ऐसे ही पढ़ा दूंगा आपको कि एक भी क्वेश्चन नहीं रुकने का, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बस तय ये है कि अंत तक वीडियो में अगर आप लोग बने रहते हो तभी क्वेश्चन आपकी समझ में आने वाले हैं, ठीक है। अंत तक अगर क्वेश्चन में वीडियो में नहीं बनते तो ये क्वेश्चन आपसे छूट जाता है। 1-2 क्वेश्चन ही पढ़ो स्टार्टिंग में और छोड़ दो वीडियो को, तो सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले नहीं है, ठीक है। और फिर भर्ती भी नहीं होगी निश्चित तौर से, बाहर हो गए भर्ती से निश्चित तौर से, बिल्कुल।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, यदि किसी वर्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, किसकी बात हो रही है? वर्त की। ठीक है, पहले इस वर्त की त्रिज्या मान लो मैं x थी, अब कह रहा कि 1 बढ़ाई गई, इसको r1 ले लू और ये त्रिज्या अब बढ़ाई गई है 1, तो बढ़ाने पर कितनी होगी? 1 x+1। आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो इसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? वर्त की बात हो रही है इन दोनों में, किसकी बात हो रही है? वर्त की। पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो, जो बढ़ा जो घटा उसे बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर होता है ना वर्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है? x, और x का स्क्वायर, तो ये आया आप क्षेत्रफल, यही तो आया पहले वाला। इसका कितना आएगा? वर्त तो ये भी है, तो इसका भी फॉर्मूला तो वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह कितना है? x+1। इसका क्षेत्रफल ये आया। बोलो यहां तक समझ में आई है? नहीं यही बात मानता हूं, यहां तक की बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, थोड़ी सी बात इतनी समझ लो मेरी, ये x है, ये x है, यहां पे x+1, ये कितना है? x+1। तो आप लोग क्या ये मानते हो कि जो ये क्षेत्रफल है, जो ये क्षेत्रफल है और जो ये क्षेत्रफल है, इन दोनों में अधिक क्षेत्रफल कौन सा है? बस ये बता दो मुझे, अधिक क्षेत्रफल कौन सा है? अधिक क्षेत्रफल आपको पता है, अगर इसकी त्रिज्या x है, इसकी x+1 है, तो इसमें 1 जुड़ रहा है x में, इसका मतलब ये है कि बड़ा क्षेत्रफल तो यही होगा, बड़ा क्षेत्रफल यही होगा। आप क्या कह रहा है? देख लो ध्यान से, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। बढ़ाया जाए तो इसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ये कह रहा कि अब जो क्षेत्रफल आया वो 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया, तो ये तो पहले से ही बढ़ गया। जब मुझे ये बराबर रखने हैं तो 22 किसको बढ़ा दूंगा? मैं इसको बढ़ा दूंगा, हम दोनों के दोनों बराबर हो गए। बोले समझिए, बात नहीं आई? क्लियर है? ठीक है भाई, ये तो पहले से ही बढ़ गया, जब इसकी त्रिज्या ज्यादा होगी तो पहले से ही बढ़ा हुआ है। अब जब मुझे ये दोनों के दोनों बराबर रखने हैं तो 22 में पहले वाले क्षेत्रफल में जोड़ दूंगा और दोनों के दोनों बराबर रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वर्त की वास्तविक त्रिज्या कितनी है? वर्त की वास्तविक त्रिज्या निकाल दो भाई। त्रिज्या का मतलब हमने वास्तविक त्रिज्या कितनी माननी थी? x माननी थी। वास्तविक ये तो जो बढ़ा कर आई बाद में, ये नहीं होगी वास्तविक। वास्तविक वो होगी जो स्टार्टिंग में हमने x माननी थी। बोलो सो ये नहीं है? ठीक है, यहां से क्वेश्चन को सोल्व कर दो, x वाले एक तरफ कर लो, ये 22 को यही छोड़ दो, ये पाई, जब इसको उधर माइनस का ले जाएंगे ना, देखो माइनस का इधर लावांगे ना, इसको उठा के, तो ए पाई और पाई दोनों में से कॉमन आ जाएगा, मैंने बाहर ले लिया। इसका वर्ग खोल दो, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का वर्ग एक ही आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, 2ab, एक की कोई वैल्यू नहीं तो 2x आ जाएगा सीधा सीधा था। और ये माइनस में क्या बचा? खाली x स्क्वायर, क्योंकि पाई मैंने ले लिया बाहर। बोलो समझिए भाई, बात नहीं है, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल होगा। ठीक है, पाई की वैल्यू रख सकते हो आप 22/7, इधर सामने 22 है ना, क्योंकि 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा ना, 22/7 हमने पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करा दी। ये कितना बचा? 1 + 2x, पाई थे पाई कैंसिल, एक बचा, 7 की मल्टीप्लाई करा दो, 7 एकम 7 और 1, देखो 7 बराबर कितना आएगा? 1 + 2x, 7 बराबर कितना आया? 1 + 2x, 1 इधर आ जाएगा, माइनस का कितना बचा? 6 बराबर 2x, और 2 से फिर 6 हो जाएगा कैंसिल 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आई? 3। तो वास्तविक त्रिज्या कितनी थी? 3 सेंटीमीटर में होगा क्वेश्चन, तो सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो मीटर। ठीक है भाई, बोलो क्वेश्चन समझ में आया? नहीं है? तो इसी प्रकार क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ते हो ना, तो भाई मैं ये मानो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आज हमने जो अधिकतर क्वेश्चन कवर करे हैं वो आयत के भी कर लिए, त्रिभुज के भी कर लिए, परिवर्त के भी कर लिया, अंतवर्त का भी कर लिया, खाली वर्त के भी सीख लिए, वर्ग का भी सीख लिया, आयत के बारे में भी सीख लिया, परिमाप भी सीख लिया, उसका क्षेत्रफल भी सीख लिया। ठीक है, लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, अंतवर्त की जो हमारी है त्रिज्या संभव त्रिभुज की वो क्या होती है, परिवर्त की जो त्रिज्या होती है संभव त्रिभुज के अंदर वो क्या होती है। ये इतनी सारी चीजें अगर आपको एक वीडियो में मिल रही है, तो अगर लगभग 4 से 5 वीडियो में 2D या 3D की बना दी ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई, एक भी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे, लिखने की जरूरत नहीं है कि इंपोर्टेंट है कौन सा, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई बहुत ज्यादा।
22 सेंटीमीटर व्यास वाला, जब व्यास इसका डी जो है वो 12 है तो त्रिज्या कितनी आ गई इसकी 6, आधी होती है ना त्रिज्या व्यास से। एक पहिया था, ठीक है, एक पहिया था और इस पहिए की जो अभी हमने त्रिज्या निकाल ली है वो कितनी आ गई इसकी पहिए की त्रिज्या 6। यहां तक ठीक। चलिए 18 सेंटीमीटर व्यास वाले दूसरा पहिया, एक और है पहिया 18 सेंटीमीटर व्यास है जिसका, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है पहिया इससे, ठीक है, इसका व्यास 18 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 9 यानी कि आधी। क्लियर है। अब त्रिज्या इसकी 6 पहिए की और इसकी 9, कोई दिक्कत। आगे देखो, जब छोटा पहिया, छोटा कौन सा है, ये 9 है, इसकी त्रिज्या 6 है तो ये हो या छोटा। जब छोटा पहिया 42 चक्कर पूरे करता है ना, कितने चक्कर, 42 चक्कर, इसने 42 चक्कर मारे हैं, छोटे पहिए ने कितने चक्कर मारे हैं 42 चक्कर। सबसे पहले आप लोग एक चक्कर में कितनी दूरी तय करा है वो निकालो, 42 चक्कर का फिर निकाल लेंगे। एक चक्कर, एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी वर्त की, आप लोग एक पॉइंट से चल रहे हो और दूसरे पॉइंट उसी पॉइंट पे आप लोग वापसी उसी पॉइंट पे आ जा रहे हो, उसी पॉइंट पे आ जा रहे हो, वर्त के बाहरी हिस्से पे चलते उसी पॉइंट पे वापसी आ जा रहे हो, तो आप लोग क्या चले हो, उसकी परिधि चले हो। कितनी चले हो 2πr चले हो। जब पहिया घूमता है ना धरती पे तो सिर्फ उसकी परिधि घूमती है, ना कि इस अंदर वाले हिस्से से मतलब होता है, सिर्फ उसकी परिधि, ये वाला हिस्सा उसका घूमता है जो धरती पे लगता है। तो एक चक्कर में कितना चलेगा 2πr। कोई भी गोल वस्तु, कोई भी गोल चीज जब एक चक्कर पूरा घूम जाएगी तो कितनी घूम जाएगी 2πr, यानी कि एक चक्कर में वो चलेगा 2π और r यानी कि 2। यहां पे दूसरा क्वेश्चन लेके चलेंगे इधर, ये नीचे सोल्व करो यही का, ठीक है। देखो एक चक्कर में 2πr, 2π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 6। एक चक्कर में इतने घुमा है, ये दूरी आ जाती है निकल गए, ये पूरी की पूरी दूरी आ जाती है निकल गए। 22/7 में ना रखा आप लोग, पाई खाली रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लो खाली पाई रख लो छोटा क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 6 दूनी 12 पाई, 12 पाई उसने एक चक्कर में ये दूरी तय करी है। दूरी तो होती है यहां से लेकर यहां तक, जब मैं ये घूम जाता हूं तो ये दूरी तो होती है 2πr, ये दूरी उसने तय करी है एक चक्कर में। लेकिन इसके चक्कर उसने कितने बोल रहे हैं 42 चक्कर बोल रहे हैं, तो 42 से इसमें मल्टीप्लाई करा दूंगा तो टोटल इतनी दूरी वो तय करेगा। कुल दूरी ये आ गई 42 चक्करों की। बोलो समझिए नहीं है। अब कह रहा है कि ये जो कुल दूरी है ना, ये कुल दूरी, इसके तो 42 चक्कर पड़े हैं, लेकिन इस कुल दूरी को अगर मैं 9 जिसकी त्रिज्या हो, 9 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या हो, तो चलिए पहले एक बात और समझो। 9 सेंटीमीटर का इससे, इसका जो पहिया था ये 6 था, ये 9 है, तो ये 9 वाला इससे बड़ा होगा नहीं होगा पहिया, बड़ा होगा भाई। जब बड़ा होगा तो जब छोटे पहिए में इसके 42 चक्रों में इतनी दूरी तय कर रहा है, टोटल दूरी इतनी आ गई, तो ये दूरी जब वो 9 वाले से तय करेगा, जब ये 9 वाले से तय करेगा तो चक्कर कम बनेंगे नहीं बनेंगे, बोलो समझ आ रही भाई। 42 चक्रों में ये जितनी दूरी तय कर रहा है ये छोटा है, ठीक है। मान लो कि 2 चक्कर इसने काट दिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं और एग्जांपल, 2 चक्कर इसने लगाए, एक चक्कर में 6 और दूसरे चक्कर में एक और 6, तो ये टोटल कितना चल रहा 2 चक्कर में 12। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं बिना फॉर्मूले के, किसी भी तरीके से आप लोग समझ लो। 2 चक्कर में ये 12 चलेगा, लेकिन 2 चक्कर में कितना चलेगा 9 दूनी 18, कितना चलेगा 9 दूनी 18, ज्यादा चलेगा इससे नहीं चलेगा। जितना ये एक चक्कर में कवर कर, 2 चक्कर में कवर कर रहा है इतना तो एक चक्कर में कवर कर रहा है। 9 समझ आ रही है बात, नहीं आ रही, ठीक है। तो अब दूरी मेरे पास कितनी है, दूरी ये है मेरे पास, दूरी ये है मेरे पास, ये पूरी, और कह रहा है कि ये वाला पहिया इस दूरी को कितने चक्रों में तय करेगा, कितने चक्रों में। तो जब इसके 42 बन रहे हैं तो ये तो 9 वाला है, इसके चक्कर तो इससे कम ही बनेंगे। सबसे पहले इसका एक चक्कर का निकाल लो, जैसे हमने इसका एक चक्कर का निकालना था ऐसे इसका निकाल लो, 2πr करके, 2πr कितना आया 9, तो 9 दूनी 18 पाई, 18 पाई इसका एक चक्कर की दूरी है, एक चक्कर की दूरी। और दूरी हमने कितनी तय करनी है, टोटल दूरी हमारे पास है 12 पाई गुना 42, ये है कुल दूरी। कुल दूरी और इसका एक चक्कर से अगर हम डिवाइड करा देंगे ना, एक चक्कर की दूरी से हम डिवाइड करा देंगे तो इसके पूरे के पूरे चक्कर आ जाएंगे निकल कर, ठीक है। दूरी कितनी है मेरे पास, टोटल ये है, ये मैंने रख दी, ठीक है।
अगर ये यहां से आपके समझ में नहीं आया ना क्वेश्चन, तो फॉर एग्जाम्पल समझो, मान ले कि ये पूरा पहिया, ये दूरी पाई वाई में आ रही है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। ये मान लो कि इसने 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करी, कुछ भी मान लो, 100 किलोमीटर मान लो, मीटर मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 100 सेंटीमीटर मान लिया, 100 सेंटीमीटर की दूरी इसने तय करी है। कितने चक्कर में? इन 42 चक्करों में तय करी है। ये 42 चक्कर की दूरी है, और इसी 42 चक्कर की दूरी को इसके द्वारा तय कराना, ठीक है। मान ले कि ये एक चक्कर में, मान ले कि ये एक चक्कर में 5 सेंटीमीटर जा रहा है। एक चक्कर में कितने जा रहा है? 5 सेंटीमीटर। दूरी कितनी तय करनी है? 100 सेंटीमीटर। तो कितने चक्कर बनेंगे? 20 पंजे 100। तो 20 पंजे 100 कैसे निकाल लूंगा? ये टोटल दूरी है, और इसका एक चक्कर का 5 है। इस 5 से 100 को डिवाइड करूंगा तभी तो आएगी निकल कर 20 चक्कर। एक चक्कर में 5 नहीं चल रहा। हाँ, टोटल दूरी कितनी थी? 100। तो टोटल दूरी को इस एक चक्कर वाले से भाग करूंगा तभी तो 20 चक्कर आएगी निकल के। जब खुद अभ्यास करोगे तब बिल्कुल ऐसा बैठ जाएगा माइंड में बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप लोग ये मानता हूं कि इस वाले जो एग्जाम्पल है, इससे सारी चीज समझ में आपकी आ चुकी है, ठीक है। तो मैं यही तो कर रहा हूं, कुल दूरी को इस एक चक्कर से डिवाइड कर रहा हूं। ये पाई में है, इसलिए थोड़ा सा डाउटफुल केस हमारा बना रहता है, ठीक है। देखो, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। अब 18 से देखो, 6 से कैंसिल करा दो, 6 18 और 6 से हो रहा है 12, 6 दूनी 12। फिर 3 से करा दो, 3 से 42 हो जाएगा पूरा का पूरा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। क्या बचा? 14 दूनी 28। कितने चक्कर बने? 28 चक्कर बने बस। और इसके कितने बनने थे इस दूरी को? इस पूरी दूरी में इसके बनने थे 42 चक्कर। इसके कितने बने इस कुल दूरी में? कुल 28 चक्कर। और मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 9 वाला सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। इसका एक चक्कर में ज्यादा दूरी तय करेगा ये एक चक्कर में। इसका एक चक्कर तो घूम रहा है मान लेके इतने ही स्थान में, इस वाले का, और इसका 9 वाले का एक चक्कर दोबारा यहाँ से यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर होगा चक्कर, इसलिए हमारे कम बनेंगे। तो 28 चक्कर आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो भाई ये 7 क्वेश्चन आज हमने विगत वर्षों के करे हैं कवर। तो आज की वीडियो में इस 7 क्वेश्चन पे ही हम आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। क्वेश्चन अगर आपकी ये समझ में आए हो सारे के सारे, तो कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। और जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक भी कर दे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दे। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरीज है, अगर आपकी किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपका परेशान कर रहा है आपको, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप लोग वो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट किसी भी प्रकार से आप लोग भेज सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और टेलीग्राम ग्रुप पे भी, ठीक है भाई। तो भाई आज की वीडियो में रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्त खुश रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।